किसी को नहीं पता बेटा? डुअल नेचर ऑफ मैटर, ये मैं आपको पढ़ाई नहीं करवा रहा हूँ, ये मैं आपके दिमाग में आइडिया जनरेट करवा रहा हूँ, जिसको लेकर आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपके पास एक समझ होगी। डुअल नेचर ऑफ मैटर से क्या मतलब था? किसी को नहीं पता? अरे जल्दी बोला करो, टाइम खोटी करते हो यार तुम। नहीं यार, याद नहीं आ रहा सर। हाँ, किसी को भी याद नहीं आ रहा? बाप रे बाप। चलो कोई बात नहीं, देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये छोटी छोटी बातें आपको बिल्कुल भी भूलनी नहीं है, ठीक है? कहने का मतलब मैटर क्या है, मैटर तो आप जानते ही हैं, हम कहते हैं वेव एंड पार्टिकल बोथ। हाँ, वेव और पार्टिकल की तरह वो मैटर का मतलब है पदार्थ। अब अगर हम आपको ही ले लें तो ह्यूमन की बॉडी जो है वो भी तो मैटर की बनी है, ओके? और एक इलेक्ट्रॉन भी आपका जो है मैटर का बना है। बस ये है कि इसमें जो मास है वो ज्यादा है और इसमें मास जो है वो बहुत बहुत कम है। तो ये बोला गया कि भाई साहब जो पदार्थ होता है ना, पहले ये माना जाता था कि जो मैटर है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। हमें जो अब तक पढ़ा है उसका पूरा मैं आपको एक समरी दे रहा हूं, और इस आइडिया को आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा आगे के लिए। मैटर जो है वो किस तरीके से बिहेव करता है? पार्टिकल की तरह। पार्टिकल की तरह से मतलब क्या है कि पार्टिकल की तरह से मतलब यह है कि जैसे आपने मान लीजिए कोई एक जो है स्टोन, पत्थर है, पत्थर को आपने कहीं फेंका, तो जब ये पत्थर फेंकेंगे आप तो इस पर जो चीजें अप्लाई होंगी वो कहते हैं इस पर क्लासिकल फिजिक्स लगेगी। क्या लगेगी? क्लासिकल फिजिक्स। और क्लासिकल फिजिक्स में एक इक्वेशन है F इक्वल्स टू ma, ये पढ़ी होगी आपने? यस यस सर। ठीक है, तो ये क्लासिकल फिजिक्स की बहुत डोमिनेंट इक्वेशन है, और इस इक्वेशन की मदद से आपने जो भी ऑब्जेक्ट फेंका है जिसका नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर है, तो उसके बारे में आप क्या जान सकते हो? उसकी वेलोसिटी जान सकते हो आप, कितनी स्पीड होगी, उसका एक्सेलरेशन जान सकते हो आप, कितना एक्सेलरेशन होगा, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये जान सकते हो आप, उसका मोमेंटम क्या होगा ये जान सकते हो आप, मोमेंटम क्या होगा ये जान सकते हो आप, ठीक है? वो कितने टाइम तक हवा में रहेगा ये जान सकते हो आप, ठीक है? ये सारी बातें जो है आप उसके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हो। यानी कि ये एक इक्वेशन उसके पार्टिकल होने की वजह से पार्टिकल की ये सारी जानकारी आपको दे देगा। और यही तो हम करते हैं। अगर आप यहां से कोई रॉकेट को लॉन्च करते हो और आपको चंद्रमा पे उसे भेजना है, आपको चंद्रमा पे उसे भेजना है, तो आपके पास पहले से प्री कैलकुलेटेड चीजें, ये रॉकेट क्या है, किसकी तरह बिहेव कर रहा है रॉकेट? पार्टिकल की तरह। पार्टिकल पे कौन सी लगेगी फिजिक्स? क्लासिकल फिजिक्स लगेगी। तो इस रॉकेट की पूरी एक एक जानकारी कि ये कितने समय बाद कहाँ होगा, किस तरफ होगा, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, चंद्रमा के किस पॉइंट पे हिट करेगा, कहाँ नहीं करेगा, ये सारे प्रिडिक्शन हम पहले ही कर लेते हैं गणित की मदद से, फिजिक्स की मदद से। और जब हमारा ये रॉकेट बिल्कुल उसी प्रिडिक्शन के हिसाब से जाता है तो हम कहते हैं हमारा मिशन सक्सेसफुल है। लेकिन वहीं दूसरी बात, जब हम इलेक्ट्रॉन की करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इस पर जो है ये वाली जो फिजिक्स अभी हमने बोली भाई साहब कि ये जो है ना क्लासिकल फिजिक्स, ये क्लासिकल फिजिक्स इस पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होती। इसके लिए श्रोडिंगर की एक वेव इक्वेशन है जो मैं आपको यहां पर स्क्रीन पर एक बारी दिखाता हूं, शायद इसमें होगी। ये देखो, ये इक्वेशन दिख रही है आपको?
स्क्रीन आ रही है बेटा? यस सर। यस स्क्रीन आ रही है ना, बुक आ रही है? यस ये सर, ये इक्वेशन आपको दिख रही है? दिख रही है। यस हाँ? Yes, ये sir. श्रोडिंगर की इक्वेशन है जो हमको क्लासिकल फिजिक्स में F इक्वल्स टू एम ए से जानकारी मिलती है ना, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, वो किस पोजीशन पे होगा, कहाँ वो पाया जाएगा, कहाँ नहीं पाया जाएगा, वो सारी जानकारी हमको ये वाली इक्वेशन देती है। तो इसे आप क्लासिकल फिजिक्स की जो एमए वाली थ्योरी है जो पार्टिकल पे अप्लाई होती है, इसको आप उससे कंपेयर कर सकते हो। लेकिन ये किस पे अप्लाई होती है? ये पार्टिकल पे अप्लाई नहीं होती, किस पे होती है? वेव नेचर पे। ओके, तो इस इक्वेशन को आपको ज्यादा कुछ नहीं समझना है क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चन वहां पर नहीं आते हैं आपके पास। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक या एटॉमिक लेवल पर हम जो है अगर पार्टिकल की बात करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है F इक्वल्स टू एम ए। ओके, और जो हमारे पास क्वांटम लेवल पर है कि हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में ये सारी जानकारी चाहिए। स्क्रीन चेंज हो गई बेटा? यस सर। बुक ही आ रही सर। अब हो नहीं, गई वो आ सर। गई। हाँ, अगर हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में ये सारी जानकारी चाहिए तो हमें कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी? श्रोडिंगर इक्वेशन। वो जो इक्वेशन देखी थी उसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो उसमें आपके पास इंटीग्रल और कैलकुलस के थोड़े से कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत बड़े स्कोप नहीं है। वो जब हम कोर्स को आगे चलेंगे तब मैं बता दूंगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा क्योंकि मैं अभी जब आसान चीजें आपको क्लास में समझाता हूँ और फिर जब रैंडम पूछ लेता हूँ तो सब ब्लैंक होते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि यहाँ पर आपने क्लास ली 40 मिनट की, उसके बाद तुरंत ऑफ किया, या तो गाने लग जाते हैं या खेलने चले जाते हैं या वीडियो कुछ भी करते होंगे लेकिन पढ़ाई नहीं करते। आई एम डैम श्योर। तो इस तरीके से जो है मैं आपके दिमाग में जो स्केच खींचना चाह रहा हूं ना कि डायरेक्शन का, वो नहीं खींच पाएगा। तो आज भी मैंने बहुत सरल भाषा में हिंदी में समझाया है कि क्लासिकल फिजिक्स और मतलब क्लासिकल केमिस्ट्री या क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम में क्या फर्क है। तो क्लासिकल में जो है वो पार्टिकल नेचर डोमिनेंट होता है। ठीक है, या मैं लिख देता हूं इन क्लासिकल फिजिक्स पार्टिकल नेचर इज डोमिनेंट। और पार्टिकल नेचर से मतलब है आपका F इक्वल्स टू एम ए से सारी जानकारी आप उसकी जुटा सकते हैं। वही हम बात करें इन क्वांटम फिजिक्स और केमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री में तो क्लासिकल आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में तो हम खुद ही एटम के बारे में पढ़ते हैं, तो वैसे ही आपका एटॉमिक लेवल पे चला जाएगा वो। ठीक है, तो इन क्वांटम फिजिक्स और केमिस्ट्री कौन सा नेचर डोमिनेंट हो जाएगा बेटा? वेव नेचर इज डोमिनेंट, which is predicted by Schrödinger इक्वेशन। और यहां पर फिर वो इक्वेशन में जो है वो दूंगा तो वो आप लिख लीजिएगा। वो आपका डेल ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल जेड स्क्वायर एंड समथिंग लाइक ई माइनस समथिंग, यहाँ पर जो है ई माइनस वी, वहां पर मेरे को देखना पड़ेगा इक्वेशन। पहले आप इतना लिखो।
डन सर। लिखा बेटा? हो गया सर। ओके, तो वो इक्वेशन यहाँ से लिखिएगा आप, ये वाली पूरी इसमें बुक में जो थी। लिखो ये वाली इक्वेशन। सर ये इक्वेशन में d2 के बाद जो साइन है उसका मतलब क्या होता है? साई कहते हैं उसे बेटा, बताता हूँ, उसे इसे साई कहते हैं। इसे आपका वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या चीज है मैं अभी आपको बताऊंगा। आप यहां से लेके यहां तक पूरा लिखिएगा। इसको मैं जस्ट ऊपर करूं थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट। आप यहां से यहां तक लिखिएगा ऐसे पूरा। ठीक है, यहां से यहां तक ये पूरा लिखिएगा। मैं समझाता हूं आपको। खूब उधर खास से दूरी बना के रखते हैं उसे। लिख लिया बेटा? यस सर डन। यस सर डन। बेटा सबका हो गया? यस सर। ओके, तो अब देखो वहां पर वो जो इक्वेशन थी यहाँ पर वो समथिंग लाइक दिस थी, साई 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 एंड 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच, समथिंग लाइक यही है ना बेटा? यस सर। यस सर। 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर। ओके, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस वी इक्वल्स टू 0। यही इक्वेशन है। ईवी के बगल में साई भी लगेगा ना सर? हाँ साई, ये साई। ओके यस सर। ओके, अब देखिए आप यहाँ पर ये जो आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जो जेड स्क्वायर है ना, ये तो आपके क्या है, डायरेक्शंस। ठीक है, इस टाइप से ये आपके डायरेक्शन है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। कहने का मतलब जो पार्टिकल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ
जो पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं पर भी हो सकता है, वो एक्स दिशा में हो सकता है, वाई दिशा में हो सकता है और जेड दिशा में हो सकता है। मैं यहाँ पर जो चीजें हैं सिर्फ उनके बारे में बता रहा हूँ बेटा, एक्स वाई जेड क्या है। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मैथ सीखेंगे हम पहले, उसके बाद करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपको यहाँ पर ये चीज बता रहा हूँ कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन है। साई जो है वो यहाँ पर आपका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और 8 पाई एम एच ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्या है? पूरी कांस्टेंट वैल्यू है। दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ये क्या है आपका? कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू है 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर। एच यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है। तो आपको इसके बारे में चिंता नहीं करना, मतलब इसको जब भी आप सॉल्व करोगे तो आपको एक पर्टिकुलर नंबर मिलेगा, न्यूमेरिकल नंबर मिलेगा, और E यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है और V यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, E क्या है? काइनेटिक एनर्जी और V पोटेंशियल एनर्जी। अब रह गया आपके पास साई। साई क्या होता है? पहले इतनी चीज समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है, एक्स वाई जेड। अब आप कल्पना करेंगे कि हाँ भैया न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्षेत्र होगा, वो 3 डायमेंशन में होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। बोलो। मतलब वो सभी दिशा में है ना, इलेक्ट्रॉन तो सब बल्ब जलता है तो चारों तरफ रोशनी जाती है Yes, ना उसकी, sir. 3 डायमेंशन में। ऐसा थोड़ी ना एक में Yes, जाएगी। sir. तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है। तो यहाँ पर ये एक्स वाई जेड उन दिशाओं के बारे में बता रहे हैं, और ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये कैसे आया हम आगे देखेंगे। और ई हमारी उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है और वी जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, और साई यहाँ पर और इसको हम इलेक्ट्रॉन का फंक्शन कह रहे हैं। अब फंक्शन आपको पता है, आपको मैथ्स में पढ़ा है फंक्शन क्या होता है? मैथ्स की क्लासेस लगी है ना आपकी? यस सर। नहीं सर, अभी उसमें क्लासेस ही 2-3 लगी हुई है सर, ज्यादा नहीं लगी क्लास। अच्छा, फंक्शन नहीं पढ़ा है अभी आपने? नहीं सर। नहीं सर। मान के चलो मैं एक से आपको ये कह रहा हूँ। अच्छा, एक चीज फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर समझाऊं कि यहाँ पर एक ये मशीन है, मान लीजिए जो है आटा चक्की है। क्या है ये? आटा चक्की है। आटा चक्की है ये। तो यहाँ पर हम इनपुट देंगे और यहाँ पर हमें इनपुट में यहाँ क्या डालूंगा? गेहूं या अनाज, यस। और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? आटा। 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 सही बात है। यस तो सर। उसकी क्या कर रही होगी? चक्की क्या कर रही होगी यहाँ पे? पीस रही है। पीस रही है सर। पीस रही है। और कोई? पीस रही है। तो देसी भाषा में आपने जो पीस रही है कहा है ना, उसी को गणित में कहते हैं हम एक्शन। उसका एक फंक्शन है। इसका फंक्शन क्या है? आटे को पीसना। अब मैं इससे ये बोल दूं कि भाई तुझे यहाँ पर मैंने गन्ना दिया है और मुझे यहाँ पे जूस दे देगी ये? नहीं सर। नो सर। क्यों? क्योंकि वो उसका फंक्शन है ही नहीं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर बोल दिया कि कोई इक्वेशन है z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इस चीज को मैथ्स में समझेंगे, ये सेम ही चीज होती है बेटा, अलग नहीं है। ठीक है, इससे एक आइडिया दिया मैंने आपको, और यही होता है एग्जैक्टली मैथ्स में भी। ठीक है, यस सर। तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए आपको दे दिया कि z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। ओके, वी कैन। तो अगर मैं x की कुछ वैल्यू रखूं तो मुझे z की कुछ वैल्यू मिलेंगी। यस सर। ठीक है, तो यानी कि z को मैं कैसे लिख सकता हूँ? z की जो वैल्यू मिलेंगी वो मुझे किस पर निर्भर करेंगी? x की वैल्यू पर। यस सर। वैल्यू ऑफ z डिपेंड्स ऑन इनपुट ऑफ x। अगर x की जगह मैं 1 रखूं, तो z कितना मिलेगा मुझे? 1। x की जगह मैं 2 रखूं तो z कितना मिलेगा मुझे? 4। x की जगह 3 रखूं तो z कितना मिलेगा? 9। तो यही तो है ना, इतनी बात समझ में आई? यस। यस सर। तो z कुछ काम कर रहा है, उसका काम किस पे निर्भर है?
एक्स पर। एक्स पर, तो मैं z को लिख सकता हूँ z इज अ फंक्शन जिसका इनपुट क्या है, x। तो इस चीज को मैं फंक्शन के तौर पे ऐसे लिख सकता हूं, z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इसे क्या पढ़ेंगे, z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। अगर मान लो Yes, sir. इसी को मैं ऐसे लिखता हूँ z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, तो z मेरा किसका फंक्शन हो गया अब यहाँ पर, x और y का हो गया, X क्योंकि अब इन और Y. दोनों पर इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, Yes. z इज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा y, ऐसे लिख सकता हूँ। बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। तो ये तो मैंने एलजबरा में बताया आपको कि z, यहाँ पर ये मैंने एक इक्वेशन दे दी, एक इक्वेशन दे दी। इसी z को एटॉमिक क्वांटम लेवल में, इसी z को वहां पर दर्शाया गया है साई से। यानी साई का वहां पर क्या होगा, कोई फंक्शन होगा, और वो फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा होगा, एक्स कुछ इनपुट पे। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो अभी आपको अपने दिमाग में क्या रखना है कि जो हमने इक्वेशन लिखी थी ये वाली, तो यहां पर ये जो साई है ना, साई क्या है, एक फंक्शन है। और वो फंक्शन जैसे कि मैं यहां पर लिख दूं साई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। तो यहां पर जहां जहां साई है वहां क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स। ओके सर। लेकिन ये किस लेवल का फंक्शन है, क्वांटम लेवल का फंक्शन है। बात आ रही है समझ में? यस सर। यानी वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन के वेव बिहेवियर की कोई इक्वेशन दी गई होगी, वो इक्वेशन वहां पे फंक्शन कहलाएगी। तो उस फंक्शन को अब हमको एक जनरल फार्मूला चाहिए होता है ना बेटा, हर जगह हम वो फंक्शन थोड़ी लिखते फिरेंगे। तो हमने जनरल फार्मूले में उस वेव फंक्शन को शो करने के लिए एक सिंबल डिसाइड कर दिया, और उसको क्या कहते हैं, साई। ठीक है, देखो यहां लिखा हुआ है वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। ठीक है, यस सर। आ रही बात समझ में बेटा? यस सर। तो ये इक्वेशन कोई डरावनी इक्वेशन नहीं है, और इसको एक्चुअल में ये इन्होंने जो है पार्शियल डेरिवेशन होता है, इन्होंने यहाँ पर डी लिख दिया। ये डेरिवेशन है, ये फर्म डेरिवेशन है, जबकि यहाँ पर ये पार्शियल डेरिवेशन होता है। तो इसको थोड़ा सा अपडेट कर लेना। आपने डी लिखा है क्या? देखो आप इस तरीके से, ये तो होता है, मैं आपको बताता हूँ यार, जस्ट अ मिनट। ये इक्वेशन एक्चुअल में है आपकी इस टाइप से, इन्होंने इस तरीके से लिखा ना, डी साई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यही लिखा है ना? यस सर। चलिए अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये चीज क्या है, डी ओवर डी एक्स क्या होता है? ये डबल डेरिवेशन है, इसको कोई जानता है क्या होता है, डी ओवर डी एक्स क्या होता है? चलिए कोई बात नहीं, किसी को पता है तो बताओ, नहीं तो मैं सिंपल सा बता देता हूँ। नहीं पता सर। चलो ना, कितना आएगा आंसर? 4। कितना आएगा आंसर? 0। कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 16। तो 2। कितना आएगा? 16 कहां से आ जाएगा? स्क्वायर रूट 2 होता है 4 का। ये कितना आएगा? अब देखो, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि मैंने ली थी आटा चक्की, यही ली थी, और मैं यहाँ पर इनपुट डालूंगा तो अनाज डालूंगा तो मुझे आटा मिलेगा, है ना? अब यहाँ से मैं इससे बोल दूं कि मैं तेरे को है ना यहाँ पे लोहा पिघला के दे रहा हूँ, और तू मुझे यहाँ पर ना बर्तन दे देगी ये? नहीं सर। नहीं देगी, क्योंकि इसका अपना एक फंक्शन है। तो यहाँ पर आपने 4 किसके बेस पे डिसाइड किया? इसके बेस पे। 0 किसके बेस पे डिसाइड किया? इसका काम
इसका काम है मल्टीप्लाई करना, इसका काम है डिवाइड करना, और इनको हम कहते हैं ऑपरेटर। क्या कहते हैं इन्हें? ऑपरेटर। हर ऑपरेटर का अपना काम है, इसका अपना काम है, इसका अपना काम है, इसका अपना काम है। ऐसे ही इसका क्या काम है कि इसमें तुम जो भी नंबर डालोगे, तो ये मान लीजिए मैं परफेक्ट स्क्वायर डालूं, 16 डालूंगा तो मुझे 4 देगा। मतलब ये वो ऑपरेटर है जिसके अंदर कोई भी मैं नंबर डालूंगा तो ये मुझे एक ऐसा नंबर देगा जिसको मैं उससे ही गुणा करूंगा तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा। जैसे मैं 4 को 4 से गुणा करूं तो कितना मिल जाएगा मुझे? 16। हाँ, 16 मिल जाएगा। यस सर। तो इस ऑपरेटर का ये काम है कि इसके अंदर आप जो भी कुछ डालोगे ये ऐसा नंबर वापस करेगा जिसको उससे वही नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके इसको हम इस वाले को हम कहते हैं मॉड। क्या कहते हैं? मॉड। 2 डंडे से लिखते हैं। इसका तुम प्लस में नंबर डालो चाहे माइनस में नंबर डालो, ये हमेशा प्लस में ही नंबर बाहर देता है। मतलब अगर मैंने इसमें +5 डाला तो 5 ही देगा, और अगर मैंने इसमें -5 डाला तो भी ये 5 ही देगा। इसका ये काम है। बात समझ में आई? यस सर। तो इसी तरीके से d/dx, इसको हम डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर कहते हैं। तो ये एक ऑपरेटर होता है d/dx, और यहां पर आप जो भी चीज डालेंगे उस पर ये वाला फंक्शन काम करेगा। और इसका जो फंक्शन है उसका फंक्शन होता है कि अगर x की पावर n है तो ये nx, x की पावर अगर n है तो ये nx n-1, ये काम कर देता है। ये कहने का मतलब अगर मैंने यहाँ पर x² डाला तो ये क्या करेगा? इस पर n क्या है? पावर है, तो n क्या ला देगा? ये आगे ला देगा। तो x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 आगे आ जाएगा और पावर को 1 से घटा देगा। तो क्या आ गया ये? 2x, क्योंकि x की पावर 1 को मैं 2x ही तो लिख सकता हूं। तो यानी कि ये अब लिखने को किताब में इस तरीके से लिखा हुआ, और ये आंसर इसका कितना आ जाएगा? 2x। दिस इज द आंसर। तो यहां पर मैं, हाँ बेटा, चैट में कौन क्या बोल रहा है? दिस इज डिफरेंशिएशन। इट इज डिफरेंशिएशन, नॉट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का साइन ये होता है। ओके, इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है, पर तो अभी नहीं है। तो ये तो सिर्फ मैंने आपको आइडिया दिया है। ये मैं क्या दे रहा हूं आपको? आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि ये खुद अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है। तो अब यहां पर आप, ये चीज क्या है आपका? ये चीज क्या हो गई आपकी? ऑपरेटर। ये क्या हो गई आपकी? ऑपरेटर। जिस तरीके से प्लस माइनस डिवाइड है ना, तो इसका काम क्या है? डिफरेंशिएट करना। यहाँ फंक्शन जो भी आएगा उसको क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। स्क्रीन तो शायद मैंने चेंज नहीं की थी। ये बुक आ रही थी ना? बुक आ रही है सर। बुक आ रही है ना? चलिए, ओके। तो अब हम आ जाते हैं वापस, कहां पर थे हम? यहाँ पर। चलो, इतनी बात आप समझ गए? कहां तक लिखाया था बेटा मैंने आपको? मैं आपको करा रहा था, जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके। तो अब आप अपने दिमाग में क्या रखोगे कि भाई हम अब केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो हमें F = ma से तो कोई काम नहीं है और ना ही अब पड़ेगा। हमें जो काम पड़ेगा वो किससे पड़ेगा? श्रोडिंगर की इक्वेशन से पड़ेगा। अब श्रोडिंगर की इक्वेशन के लिए मैथ्स आना जरूरी है क्या? इतना कठिन है? डेफिनेटली अगर आप हायर उस पे जाएंगे तो उस लेवल का मैथ्स लगेगा। लेकिन हम जिस GPAT की बात कर रहे हैं वो छोटी परीक्षा है, उसमें उतने लेवल का मैथ्स नहीं आता और ना ही इस पर कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेकिन ये आपको एक डायरेक्शन जरूर देगा कि जो क्वेश्चंस बने हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और कहाँ क्या चीज चल रही होगी। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का जो भी लेखा जोखा है वो हमको इस ही इक्वेशन से मिलेगा। तो इस इक्वेशन को भी जब आएगा तब मैं समझा दूंगा, और इसके लिए जितना मैथ्स जरूरी है उतना मैं आपको बता दूंगा और आपको उसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बहुत ज्यादा डीप हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम गेट के जो हमारा जो GPAT का सिलेबस है उसके हिसाब से ही हम पढ़ेंगे। तो आपके पास इसमें जो है ना, जो डायरेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसी डायरेक्शन को देने के लिए मैंने आपको यहाँ बताया। चलिए, अब हम आते हैं स्पेक्ट्रम पे।
स्पेक्ट्रम जब भी मतलब आता है तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगी, और वो वेव्स स्पेसिफिक एनर्जी की होंगी, स्पेसिफिक एनर्जी की स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगी। यही सब चलता रहेगा। अब स्पेक्ट्रम जो है अलग अलग तरीके के होंगे। इमिशन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो देखिए यहाँ पर इमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि जहां पर आपको कलर दिखाई दे रहे हैं वो आपका इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। ठीक है क्या बेटा? यहाँ पर तो कलर दिखाई दे रहा है। हाँ, कलर दिखाई दे रहे हैं। और जहां पर आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, ब्लैक का मतलब क्या होगा? और कलर दिखाई दे रहे हैं तो कलर का मतलब क्या होगा? ये प्रीवियस क्लास में मैंने समझाया था, कोई बता सकता है? अपना वेव। देखो बेटा, ये सब छोटी छोटी बातें आप कैसे भूल जाते हो? कलर का मतलब ये है कि जो भी लाइट वेव किसी ऑफ ऑब्जेक्ट पे, रिस्पेक्टिव वेवलेंथ। नहीं नहीं वो तो ठीक है, वेव ऑफ रिस्पेक्टिव वेवलेंथ। कलर स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि जब हमने सैंपल पे व्हाइट लाइट डाली थी तो उसने कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर ली, और जो एब्जॉर्ब नहीं की वो रेडिएट कर दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। और उस रेडिएशन की जो भी वेव है उसकी अगर वेवलेंथ हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में आ रही है तो हम इंसानों की आंखों को वो रंग के रूप में दिखाई दे रही है। लेकिन कल हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा था। क्या था ब्लैक बॉडी रेडिएशन? ब्लैक बॉडी किसको ब्लैक कहते थे? बॉडी में से पूरी जो एनर्जी है वो पूरी एब्जॉर्ब कर लेती है। हाँ, तो जब कोई बॉडी पूरी एनर्जी या जो भी स्पेक्ट्रा उस पर डाला जा रहा है सारा का सारा उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो फिर वो हमें किस कलर का दिखाई देगा? उसका कोई रंग नहीं दिखेगा सर। नालायक, ब्लैक कलर का दिखेगा। कैसा दिखेगा? ब्लैक। ओके सर, सॉरी सर, ब्लैक कलर का। हाँ, इसीलिए जब रात में अंधेरा हो जाता है ना तो कोई भी ऑब्जेक्ट पे कोई रोशनी पड़ ही नहीं रही होती, और जो भी हल्की फुल्की पड़ भी रही हो तो वो सारी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमें सब कमरे में काला ही काला दिखता है। रात में हमें काला इसलिए नहीं दिखता है कि रात हो गई है। बात को समझ रहे हो साइंस के नजरिए से? यस सर, यस। यस सर। ठीक है, अंधेरे में हमें सब कुछ काला इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि रात है, और दिन में हमें सब कुछ इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि दिन है। सारा खेल किसका है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का है। ओके, दिन में सूरज निकल आता है तो सोर्स मिल जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, तो वो सभी चीजों पे डालता है। अब जो चीज जिस चीज को जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रही है वो रंग हमें नहीं दिखाई देता है, जिसको रेडिएट कर रही है वो हमको उस कलर की दिखाई देती है। अब रात में सूरज ही नहीं है तो सोर्स नहीं है, तो उस पर पड़ ही नहीं पा रही है, पड़ ही नहीं पा रही है, तो वो रेडिएट क्या करेगा? कुछ रेडिएट नहीं कर पा रही है। जब कुछ रेडिएट नहीं कर पा रही है तो हमें वो काली दिखाई दे रही है। ओके सर। यस सर। सर